ओ तो मंत्री और अमात्यों की नियुक्ति की बात कल हो गई थी। अब आगे अगले चरण की जो व्यवस्था है गुप्तचरों का है। तो आगे गुप्तचरों की व्यवस्था उनको कैसे बनाना है बताया जा रहा है। उपदाभि शुद्धामात्यवर्गो गूढ़पुरुषान् उत्पादयेत्। तो गुप्त पुरुष का गुण पुरुष का उत्पादन यानी उनको बनाना ये काम राजा स्वयं नहीं करेगा, ये अमात्य लोग करेंगे। वे अमात्य लोग करेंगे जो उपधाओं के द्वारा शुद्ध है रे, जो किसी आदत से जुड़े हुए नहीं है। ऐसा जो अमात्य वर्ग यानी राजा के जो सहयोगी है, जिसको हम सेक्रेटरी कह सकते हैं, तो वे गुप्त पुरुषों को उत्पन्न करेंगे यानी ढूंढेंगे, उसके योग्य जो है उसको फिर उस पद में रखेंगे। तो गुप्त पुरुष कितने प्रकार के हैं वो बताया जा रहा है। कापटि कोदा स्थिति गृह गृहपति का वैदेह का तापस व्यंजनान सत्री तीक्ष्ण रसद भिक्षुकीश्च। गुप्तचरों की दो व्यवस्थाएं बताई है। एक व्यवस्था के अंतर्गत 5 विभाग है। जो पहला है उसका नाम कापटिक, दूसरा है उदास्थित, तीसरा है गृहपतिक, चौथा है वैदेहक और पांचवा है तापस। ये व्यंजन शब्द सबके साथ जुड़ेगा। कापटिक व्यंजन, उदास्थित व्यंजन, गृहपतिक व्यंजन, वैदेहक व्यंजन और तापस व्यंजन। ये 5 प्रकार के गुप्तचर एक व्यवस्था में है। एक दूसरी व्यवस्था में यानी ये भी अलग से होंगे, इनके अलग प्रकार के कार्य होंगे, इससे अलग से गिनाया है। ये 4 है, सत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। ये 4 प्रकार के अलग से गुप्तचर है। तो ये कुल 9 प्रकार के हो गए दोनों मिला के। तो हो सकता है कुछ आचार्यों ने ये 5 किया, कुछ ने दूसरे 4 किया, और आचार्य चाणक्य ने दोनों को जोड़ के यहाँ बताया। पर पहले आचार्यों के अलग अलग बताने के कारण यहाँ भी अलग अलग से गिनाया ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर इन दोनों को अलग करने का ऐसा दिखता नहीं है। इस अध्याय में मेरे ख्याल से पहले 5 गुप्तचरों की व्यवस्था की बात है। तो ये नाम गिनाया है अभी, अब इनका एक एक की व्याख्या अब करेंगे। बाकी गुप्तचर क्या करते हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते ही हैं। इसमें सबसे पहला कापटिक। परमर्मज्ञः प्रगल्भः छात्रः कापटिकः। ऐसा छात्र जो दूसरों के दोषों को बहुत अच्छे से जानता है। यानी छात्र जो है, कुछ तो होते हैं जिनको अपने पढ़ने पढ़ाने और अपने जो भी अपने स्वयं की उन्नति में विशेष रुचि रखे, वो स्वयं की उन्नति कर रहे होते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पढ़ाई में रुचि कम है, दुनियादारी में ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा क्यों कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा, इसका ऐसा उसका वैसा, यहाँ ज्यादा ध्यान रहता है। तो ऐसा जो छात्र है यानी है तो ब्रह्मचारी, किंतु पढ़ाई में रुचि नहीं है, बाकी सब चीजों में रुचि है और बहुत चालाक है, दूसरों के बारे में तुरंत जान लेता है सीसीटीवी कैमरा की तरह। तो ऐसा जो छात्र है उसको कापटिक शब्द बताया है। ऐसा छात्र को ढूंढे। अमात्यों का काम है कि राज्य में सब पर नजर रखे, अपने काम का कौन है उनको ढूंढते रहे। तब अर्थमानाभ्याम उत्साह्य मंत्री ब्रूयात। ऐसे जो छात्र है
उनको धन सम्मान देकर मंत्री बोले, राजानं मां च प्रमाणं कृत्वा यस्य यद् कुशलं यस्य यद् अकुशलं पश्यसि तत्तदानीमेव प्रत्यादिश प्रत्यादिश इति। यानी मंत्री जो है उसको खूब सम्मान देके कुछ पैसे वैसे देके बोले कि मुझे और राजा को, हम दोनों को प्रमाण मानकर, यानी हम दोनों के प्रति आस्था रखते हुए तुम्हें काम करना होगा। और काम क्या है, तुम अपने परिसर, अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जिसके अंदर भी जो भी अकुशल यानी गड़बड़ी देखोगे तुरंत मुझे बताना है, यहाँ नजर रखना है। और उसमें तो तुम एक्सपर्ट तो हो ही। और जहां भी कुछ गड़बड़ी लगे, जो सामान्य रूप से क्रम से जो चीजें दिनचर्या आदि या व्यवहार चलना चाहिए उससे हटकर कुछ किसी की कोई गड़बड़ी चाल दिखी तो तुरंत हमें बताना है। तो ये कापटिक छात्र है, सबसे पहली व्यवस्था। अभी इसमें ये मत कहना कि जी छात्रों का ये काम नहीं है। ठीक है, छात्रों का तो अध्ययन अध्यापन ही काम है, पर यहाँ एक प्रकार से डैमेज कंट्रोल की व्यवस्था भी हम इसको मान सकते हैं। यानी वो ऐसा छात्र है जिसकी पढ़ाई में तो रुचि नहीं है और दुनिया भर की जो बातें हैं, ये वो कर रहा, वो ये कर रहा है, इसी में लगा रहता है। और उसको वहां छात्रों के बीच में वैसे ही छोड़ दे, उसके पास और कोई लक्ष्य नहीं है, तो औरों को पूरा माहौल बिगाड़ता रहेगा। अब उनको एक लक्ष्य दिया गया, एक लक्ष्य दिया गया तो अब वहां बिगाड़ेगा नहीं, अब उसकी दृष्टि कहीं और है। अब वहां जो है वो केवल ध्यान रखेगा, वहां किसी के साथ झगड़ेगा नहीं, क्योंकि अब उसका कुछ और काम मिला हुआ है। तो इस प्रकार जो है वहां नुकसान भी नहीं रहेगा और यहाँ राजा को लाभ भी होगा। तो ये प्रथम वर्ग है गुप्तचरों का। अब दूसरा है प्रव्रज्या प्रत्यवसितः प्रज्ञा शौच युक्त उदास्थितः। जो कभी परिव्राजक बना हुआ था, संन्यास ले लिया था, किंतु अब उनको समझ में आ गया कि मैं इस लायक नहीं हूं, तो उनको वैराग्य से भी वैराग्य हो गया। अब उसने सोचा कि मैं इस लायक नहीं हूं संन्यास का, वापस गृहस्थ के तरफ आ गया। किंतु प्रज्ञा और शुचि दोनों है, यानी उसके अंदर कुछ ज्ञान भी है और शुद्ध भी है, टेढ़ा चाल नहीं है, गड़बड़ व्यक्ति नहीं है, अच्छा व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति का नाम उदास्थित है। स वार्ता कर्म प्रतिष्ठायां भूमौ प्रभूत हिरण्यान्त्यवासी कर्म कारयेत। अब उनको जो है ये शॉर्टकट में बताया जा रहा है। पहले जैसे बताया वैसे मंत्री जो है उसके पास जावे, बोले कि अब तुम मेरे लिए, राजा के लिए अब काम करोगे आगे से, और जो भी कुछ हम बताएंगे वो करोगे, और जो भी कुछ जो जानते हो वो हमें बताएंगे। इस प्रकार उनको अच्छे से सम्मान धन वगैरह देकर, पूरी व्यवस्था देकर अब आगे उनको किसी जगह लगाना है। कैसे लगाना है बता रहे हैं। वार्ता कर्म प्रतिष्ठायाम भूमौ, जहां बहुत व्यापार चलता है या बहुत कामकाज चलता है, यानी कारखाना या व्यापार जहां बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना इत्यादि होता है, और जब पैसों की अच्छी सी स्थिति होती है, जब व्यापारी है या कोई कारखाना है तो पैसों की कमी नहीं होती, ऐसी जगह पर वो बैठ जाए। कैसे बैठे, प्रभुत हिरण्य अंत्यवासी, बहुत सारा उनके पास संपत्ति भी हो और अंत्यवासी यानी चेले भी हो, तो उस प्रकार की जगह पर उससे काम करावे। क्या करावे बताया जा रहा है। कर्म फलाच सर्व प्रव्रजितानाम
ग्रासाच्छादनावस्था अवस्थान प्रतिविदध्यात्। तो वहां सब सन्यासी जो होंगे वो उनके पास आवे तो उनके लिए खाने के लिए और कुछ बिछाने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो, यानी उनके पास सन्यासी लोग आते रहे। वो स्वयं भी यानी एक प्रकार से एक आश्रम बनाया है, उनके अपने कुछ चेले हैं और उनके पास और भी सन्यासी लोग आते रहे। तो इस प्रकार उनको एक व्यवस्था राजा की तरफ से मिलेगा, यानी वो अब वापस उनको सन्यास वेश धारण कराया गया, पर अब सन्यासी नहीं है, सन्यास का वेश धारण कराया, काम राजा का कर रहा है। तो अपनी जगह पर वो अपने आश्रम जैसी व्यवस्था बना के रखा है और वहाँ सन्यासियों का आना जाना बना रहता है, और जो आते हैं उनको भोजन छादन आदि वो व्यवस्था करता है। उनमें से जो कोई सन्यासी ऐसे हो जो भूल से सन्यासी बन गया पर कुछ काम करना चाहता है, यानी सन्यासी का तो लक्षण पहले बताया है, जिसका अपना कुछ नहीं होता है, जो कोई कर्मारंभ नहीं करेगा, इस प्रकार का वो लक्षण सन्यासी के हैं। उससे हटकर अब सन्यास वेश धारण किया, कुछ दिन सन्यासी बना रहा, अब समझ में आया कि मेरा जो वैराग्य हुआ था वो झूठा वैराग्य था, मैं इस लायक नहीं हूँ, अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। ऐसे जो इच्छुक है उनसे वो चर्चा कर ले, वृत्तिकामाश्च उपजपेत, जो कुछ काम करना चाहते हैं उनसे चर्चा कर ले। तो इसी प्रकार यानी उनको फिर उस प्रकार के काम में लगा भी दे, वो पीछे मंत्री आदि की व्यवस्था होती है, उनको सूचना दे दे ये ऐसे है, अब इनकी कुछ काम करने की इच्छा है, तो उनको उस प्रकार लगाया जा सकता है जहां आवश्यकता है। तो इसी प्रकार वेश के द्वारा वो राजा जो कहे वो करता रहे, और केवल जब वेतन प्राप्त करना है या कुछ धन आदि की व्यवस्था जब करनी होती तब राजा के पास जावे या जो भी अधिकारी है उसके पास जावे, बाकी अपने काम करते रहे। तो इस प्रकार जो है आगे कह रहे सर्व प्रव्रजिताश्च स्वम स्वम वर्गम उपजपेयुः। इसमें ये जो भाषा है इससे स्पष्ट है कि ये जब ग्रंथ लिखा गया, आचार्य चाणक्य ने लिखा है, उस समय संन्यास वर्ग के अनेक विभाग थे। एक तो सनातन धर्म के सन्यासी थे, एक जैन धर्म के सन्यासी थे, एक बौद्ध धर्म के सन्यासी थे, हो सकता है कुछ चारवाक के भी सन्यासी हो। तो अलग अलग सन्यासी वर्ग थे। तो हर वर्ग में से एक एक को राजा, क्योंकि राजा को तो पूरी प्रजा पर ध्यान रखना है, ये कौन सा धर्म कौन सा इनका अपना संप्रदाय इत्यादि वो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को ध्यान रखना पड़ता है। तो सभी सन्यासियों पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सन्यासी वर्ग से ही विद्रोह की स्थिति बनती है। तो सभी सन्यासी वर्गों में से ऐसे ऐसे व्यक्ति को चुन लो और उसके द्वारा उस सन्यासी वर्ग पर नजर रखो, जो वास्तव में सन्यासी है, वैराग्य जिसको प्राप्त हुआ है, उससे कुछ करना नहीं है, उसको सम्मान पूर्वक उनको जो भी कुछ अन्न आदि वो देते रहे। बाकी जो उससे हटकर है, जो अब यानी पश्चाताप कर रहे कि मुझे सन्यासी बनना नहीं था, इससे तो मैं इस लायक नहीं हूँ, मुझे तो कुछ कामना ही है, मुझे तो अच्छा जीना है, सुविधा पूर्वक जीना है, ऐसा जिसकी है, तो उसको राजा के अधिकारियों के साथ उसका संपर्क करा, वे पहले स्वयं चर्चा करे, जैसी व्यवस्था राजा ने दी है उस प्रकार उसको लगावे। और जो कोई टेढ़ा मेढ़ा हो, संन्यास वेश धारण किया, कई बार गुप्त यानी शत्रु राजा के गुप्तचर भी संन्यास वेश धारण करके आएगा, उसके चाल चलन से पता चल सकता है ध्यान रखेंगे तो।
तो इस प्रकार का वो अपने वर्ग संन्यास वर्ग के ऊपर ध्यान रखे। ये दूसरे प्रकार का उदास्थित नामक गुप्तचर व्यवस्था है। अब तीसरा है कृषको वृत्तिक्षीणः प्रज्ञाशौचयुक्तो गृहपतिक व्यंजनः। ऐसे कृषक है किसी कारण से उनकी वृत्ति क्षीण हो चुकी, योग्य है, उसके अंदर ज्ञान भी है, शुचि भी है, पर परिस्थितियां कई बार विपरीत होता है कि खेती बाड़ी में बहुत नुकसान हो गया, पूरा चौपट हो गया, पर उसके अंदर योग्यता है, पर अब उसके पास कोई काम नहीं है, अब बेचारा टूट चुका है, तो वह गृहपतिक व्यंजन है। अब उसको भी मंत्रिमंडल जो है, यदि योग्य व्यक्ति है पर अब उसके पास कोई काम नहीं है, अब उसको पटा दो। जो वास्तव में खेती कर रहा है, अपने बढ़िया सा जी रहा है, उसको तो आप वश में नहीं कर सकते। अब जो बेचारा बन चुका है उसको मंत्रिमंडल जो है वो वश में कर सकते हैं धन सम्मान देकर। अब उनको काम देना है कृषि कर्म प्रतिष्ठायाम भूमाविति समानम पूर्वेण, तो उनको खेती बाड़ी वाले ग्रामीण इलाका में रखो और वहां वो रहेगा, वहां की सारी जानकारी, वो सामान्य किसान की तरह खेती करता रहेगा, किंतु मंत्री और राजा को अपने सारी वहां के आसपास की जो जानकारी, जिसको चार कहते हैं, वो देता रहेगा। अब चौथा है वाणिज्य को वृत्तिक्षीण प्रज्ञा शौच युक्तो वैदेह का व्यंजन। जो व्यापारी है किंतु व्यापार में चौपट हो गया है, किंतु प्रज्ञा शौच युक्त है, अच्छा ज्ञान भी है और अच्छा उसके अंदर शुचिता भी है, तो उसको वैदेहक व्यंजन कहते हैं। बाकी सब पूर्व की तरह उसको, क्योंकि अब इस समय वो चौपट हो चुका है, उसका कोई आधार नहीं है, तो मंत्री जो है, मंत्रीवर्ग उसको अपने वश में कर सकते हैं। उसको बता दे कि अब तुम्हें हम तनख्वाह देते रहेंगे, तो हमारे हिसाब से काम करो। सवनिक कर्म प्रतिष्ठायाम भूमा विधि समान पूर्वेण, वो व्यापार मंडली के बीच में जहां यानी व्यापारी बनकर वहां अपना काम करते रहे, व्यापार जैसा वो करता भी रहे और आसपास की सारी जो जानकारी वो मंत्री और राजा को देते रहे। अब पांचवा है मुंडो जटिलो व वृत्तिकाम तापस व्यंजन। मुंड अथवा जटिल दो प्रकार की सन्यासी बताए जा रहे हैं, एक मुंड और एक जटिल, यानी एक पूरा मुंडा हुआ हो सकता है बौद्ध भिक्षु हो, और जटिल जटा धारण किए हुए सनातन धर्म के जो भिक्षु हो, जो सन्यासी हो, किंतु वृत्ति काम, कुछ काम करना चाहता है, यानी अब सन्यास वैराग्य नहीं है, वैराग्य तो बन गया पर वैराग्य नहीं है, कुछ करना चाहता है और कुछ अच्छे से जीना चाहता है, वह तापस व्यंजन है। तो इसमें जो दूसरा और ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, तो एक तो उदास्थित और एक तापस व्यंजन, थोड़ा सा अंतर है। एक तो है कि जो वापस आ गया है, अब मुझे सन्यासी बनना नहीं है, ये स्थिति है, किंतु वापस उनको वही वेश धारण करा के वो काम कराते रहे और गुप्त रूप से वो सारा अपना काम करता रहा। एक तो ये है, और दूसरा ये मुंड जटिल बना रहना चाहता है किंतु कुछ वृत्ति भी चाहता है, तो उसको क्या करना है, स नगराभ्यासे प्रभूत मुंड जटिलांतेवासी शाकम यवमुष्टिम व मास द्विमासांतरम प्रकाशम अश्नीयात। वह नगर के पास में एक अपना आश्रम बनावे जहां बहुत सारे उनके मुंड और जटिल अंतेवासी रहे, अंतेवासी यानी शिष्य रहे, और सब अब वो ढोंगी साधु बनना है। पहले वाला तो सही साधु के रूप में था, एक सही साधु जहां और साधु आते रहेंगे और सन्यासी आते रहेंगे, वो था। अब ये वाला जो है ये थोड़ा सा और चालाक है, पहले वाला तो
उसको बस इतना समझ में आ गया कि मैं इस लायक नहीं हूँ, अब मुझे सामान्य जीवन जीना है, मुझे अपने सुविधाओं में रहना है, इतना ही था। ये थोड़ा सा चालाक भी है, पांचवा जो है थोड़ा सा चालाक भी है, तो इसको कुछ और काम दे दे। तो उसको क्या करना है, गांव शहर के पास में एक उनका अपना आश्रम बनवा दे, उनके बहुत से चेले चाटे रहे, और सबके बीच में महीने 2 महीने में एक बार थोड़ा सा एक मुट्ठी भर कोई चीज खा ले, कुछ सब्जी खा ले, कोई चीज खा ले, गूढ़म इष्टम आहारम, और गुपचुप चाहे जितना जो खाता रहे, पर सबके बीच में ये हो कि मास 2 मास में थोड़ा सा खा ले, और ये दिखावे कि मैं तो भैया कभी कभी थोड़ा सा खा लेता हूँ, मैं तो तपस्वी हूँ। तो उस प्रकार एक ढोंग रचने की बात है। वैदेह कांते वासिनश्चैनम समिद्ध योगैर अर्चयेयुः। जो वैदेह यानी जो व्यापारी के रूप में जो गुप्तचर है, वो इनको सबके बीच में प्रतिष्ठित करवा दे, सबको यानी अपने व्यापार मंडल में अपने जहाँ प्रभाव है वहां सबके बीच में प्रचार करे कि अरे तो बहुत बड़ा साधु है, इसके अंदर ये सिद्धियां है, वो सिद्धियां है, ये करके स्वयं उसके पास जाके उसकी बड़े सम्मान करे, कुछ समर्पित करे, और लोगों में भी प्रचारित करे। और उनकी जो छेजे छाटे हैं वो भी उसके प्रचार करें कि ये सिद्ध शिष्याश्च अस्य आवेदयेयुः असौ सिद्धः सामेधिक इति। जो उनके शिष्य है वो भी लोगों के बीच में प्रचार करें कि ये सिद्ध है, सामेधिक है, इसके अंदर बहुत शक्तियां हैं। समेध शस्तिभिश्च अभिगतानाम अंग विद्यया शिष्य संज्ञाभिश्च कर्माण्यभिजने अवस अवसितान यादिशेत। यानी कुछ अज्ञात विषय का जाने बताना, इसको संवेदना शक्ति कहते हैं। जो नहीं जान सकते परोक्ष गूढ़ विषय को बताना, तो वो कैसे बतावे, तो दो बातें बता रहे हैं। अंग विद्या शिष्य संज्ञा विषय। अंग विद्या यानी शरीर के अवयवों के हाल चाल आदि के अनुसार सामने वाले व्यक्ति के परिस्थिति को समझ लेना। दुखी है और बीमार सा लग रहा है, समझ लेना कि कोई बीमार है, या बीमार सा नहीं लग रहा पर दुखी है, टूटा हुआ सा लग रहा है, तो समझ लेना है कि वो किसी बड़े मुसीबत में है, या पिट चुका है ना, वो क्या बोलते चौपट हो गया व्यापार इत्यादि। अरे शरीर के हाव भाव और शरीर की रचना इत्यादि के आधार पर व्यक्ति के परिस्थिति को समझने की कुछ विद्याएं हमारी परंपरा में थी। आज तो मेरे देखने में तो कोई ऐसे नहीं आया, पर यहाँ इसका वर्णन है का मतलब कुछ विद्याएं ऐसी थी, कुछ शास्त्र ऐसे थे कि ऐसा हो तो ऐसा, ऐसा हो तो ऐसा, अनुभवों से ये संकलन किया गया लगता है। तो उस विद्या के द्वारा अथवा शिष्यों के द्वारा संकेत देखते हुए, यानी शिष्य जो है उसके बारे में जान ले पहले, गुप्त रूप से उसकी जानकारी जो आए हुए हैं, और वो इनको संकेत करे कि ये ऐसा है। तो उस इन दोनों प्रकार से ज्ञान प्राप्त करके जो आए हुए हैं उनके जो काम है, उनकी जो बंधु बांधव है और उनकी जो समस्या है, वो सबके बीच में बोले तुम तो फलाना हो, तुम्हारे साथ ये घटा है, ये है, वो है। सबको बताने की आवश्यकता नहीं, 2-4 को भी बता दिया तो सब पर प्रभाव पड़ेगा। अल्पलाभम अग्निदाहम चोरभयम दूष्यवधम तुष्टधानम विदेश प्रवृत्ति ज्ञानम इदम अद्य शोभा भविष्यति इदम राजा करिष्यति। तो इस प्रकार की बातें कहनी है कि फलाना चीज में कम लाभ होगा,
अथवा फलाना जगह जो है ना आग लग जाएगा, फलाना जगह चोर पड़ जाएंगे, फलाना जगह कोई दुष्ट है वो मर जाएगा, चोर पकड़ा जाएगा, उसका वध होगा, और फलाना जो है ना तुम्हें जो पसंद है वो प्राप्त होगा, या फलाना देश में ऐसी घटना घटी है। अभी तक यहाँ सूचना नहीं पहुंची, पर ये पहले ही बता दे कि फलाना जगह पर ऐसी घटना घटी है, या आज ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, राजा फलाना काम करने वाला है। तो इस प्रकार वो सबके बीच में घोषणा करे, और जैसा वो घोषणा करता है, तदस्य गूढ़ः सत्रिनश्च संपादय, वो जैसे घोषणा करता है तो बाकी जो गुप्त पुरुष है और सत्री है उसको संपन्न भी कर दे। ये आज बोला कि आज ऐसा होगा और ऐसा वहां हो चुका, या दूर देश में कुछ ऐसा होगा, वहां ऐसा हो गया। इस प्रकार इसके प्रति एक प्रकार से विश्वास लोगों में बना दे। सत्व प्रज्ञावलोक्य शक्ति संपन्नानां राजभाव्यम अनुव्याहरे मंत्री संयोगम च। तो इस प्रकार वो एक प्रतिष्ठित साधु बनेगा, उसके पास लोग आते रहेंगे, उनमें से देखता रहे, एक तो अपना प्रभाव बना रहे और कुछ अपना वो जो भी ढोंग है करता रहे, ताकि लोग उनके पास बहुत आते रहेंगे। तो उनमें से जो सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्ति संपन्न नाम, एक तो सत्व संपन्न, प्रज्ञा संपन्न, वाक्य संपन्न और शक्ति संपन्न, ये चारों जिसके पास है। सत्व का मतलब मैंने बताया था, जो संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति है, या जो बहुत ज्ञानी है, या जिसके अंदर जो बहुत वाक चतुरता है, बहुत अच्छे बोलने वाली शक्ति इसके अंदर है, या जिसका बहुत सामर्थ्य है धन के रूप में, शरीर के रूप में, बल के रूप में। तो ऐसे व्यक्ति का राजा के साथ संपर्क करावे, क्योंकि राजा को योग्य व्यक्ति चाहिए। तो जो योग्य व्यक्ति ऐसा है तो राजा के साथ या मंत्री के साथ जैसे स्थिति ठीक है, यानी सबको बता दे कि अब ये राजा से मिल जाएगा, इनको राजा के द्वारा सम्मान होने वाला है, या मंत्रियों के द्वारा इनका संपर्क होगा, ऐसा सबके बीच में कहे। मंत्री चेषाम वृत्ति कर्मभ्याम वियतेत, और मंत्री भी उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको वृत्ति या काम देकर उनको अपना लगा के रखे कार्यों में। ये च कारणाद अभिक्रुद्धा स्थान अर्थमानाभ्याम शमयेत। तो जो कोई ऐसे हो, इन सामान्य प्रजा जो इस सन्यासी से मुलाकात करने आ रहे हैं, उनमें से कोई ऐसे हो जो राजा के प्रति या मंत्री के प्रति, जो उच्च अधिकारियों के प्रति किसी कारण से रुटा हुआ हो। कई बार ऐसा होता है, भूल से राजा के द्वारा कुछ ऐसा हो गया कि अब रुट चुका है, या मंत्री अधिकारी के द्वारा कुछ ऐसा हो गया कि उसके साथ उनको कुछ नुकसान हुआ और रुठा हुआ है। तो वो सूचना मंत्री के पास जाए, और मंत्री जो है उस व्यक्ति को अर्थमानाभ्याम, उनको थोड़ा सा जो नुकसान हुआ है परिहार करो, कुछ सम्मान दो, अनुनय विनय करो, भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई, कोई बात नहीं, तुम बुरा मत मानना, ऐसा करके उनको शांत कर दे। यानी जो कारणवश रुटे हुए हैं उनको तो अर्थ और सम्मान के द्वारा शांत करे। अकारण क्रुद्धां तूष्णीं दंडेन राजद्विष्टकारिणश्च, अकारण क्रुद्धान राजद्विष्टकारिणश्च तुष्टिम दंडेन, जो बिना कारण गुस्सा कर रहे हैं अथवा जो राजा के प्रति स्वभाव से द्वेष रख रहे हैं, ऐसे लोगों को तुष्टिम दंड देना, उनको गुपचुप दंड देना है ना। ऐसा नहीं कि वो सभा बुला के उसमें न्यायालय में पूरी वो करके, ऐसा नहीं। ये जो नीचे नीचे से गड़बड़ कर रहे हैं, राजा के खिलाफ कुछ कर रहे हैं, और बिना मतलब प्रजा में जो है राजा के विपरीत माहौल बना रहे हैं, उनको गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा ही चुपचाप दंड दे दें, और वो दंड उसकी
स्थिति के अनुसार किसी भी स्तर का हो सकता है। कुल मिलाकर राजा का काम है कि राज्य में कोई कंटक ना रहे। पूजिताश्चार्थमानाभ्यां राज्या राजोपजीविनां जानीय शौचमित्येताः पंच संस्थाः प्रकीर्तिताः। अर्थ और मान के द्वारा पूजित ऐसे जो गुप्तचर व्यवस्था जिसके अंदर 5 विभाग है और राजा के उपजीवी यानी उनके द्वारा राजा के उपजीवी यानी राजा के ऊपर आश्रित होकर जो अधिकारी रह रहे हैं उनके शुचिता को ये जाने अच्छे से। कुल मिला के जो गुप्तचर व्यवस्था है ये पांचों मिलकर राजा के ऊपर आश्रित होके यानी राजा के पास जो अधिकारी है कार्य करने वाले हैं उनकी शुचिता के प्रति ध्यान रखे। वो ठीक है कि कोई गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये 5 प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था बताया है। अब इस पे कुछ पूछ सकते हैं। गुरुजी ये जो दूसरा वाला था ना उदासिक जी तो वो व्यापार चलाता है वो उन्हीं का है या नहीं सन्यास नहीं उदासित जो है वो सन्यासी है और वो आश्रम बनाकर वह और सन्यासियों के आवागमन हो सन्यासियों के बीच में क्या चल रहा है वो ध्यान रखे ये उसका काम है। तो ये कापटिक समझना जो व्यापार चलाएगा और नहीं 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 वहां पे कापटिक बाजार तो छात्र है। आप ध्यान से देखिएगा कापटिक तो छात्र है। उदासित जो है जो सन्यास से वापस आ चुका है वापस उसको राजा सन्यासी बनाया। तीसरा है गृहपतिक जो कि कृषक है। चौथा वैदेहक यानी व्यापारी। पांचवा है तापस व्यंजन जो कि चालाक सन्यासी। जी दूसरे में ये वाला बताया था ना इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि जहाँ व्यापार चलता है लोगों का आना जाना और पैसे का लेन देन हो वहां बैठे। हाँ यानी वहां ऐसी जगह पर बैठे जहां लोगों का आवागमन हो। सन्यासी भी जो है जो वास्तव में वैरागी है वो तो बिल्कुल ऐसी जगह रहेंगे। ठीक है जो उनका ये जनसमर्थ जो जहाँ ज्यादा लोग बाग आते हैं वहां नहीं रहेंगे। उन पर ध्यान भी रखना नहीं है। जो चालाक है जिसके अंदर कुछ गड़बड़ करने की इच्छा है तो वो ऐसी जगह पर आएंगे या तो इन व्यापारियों को पटा के अपने वश में कर ले या वहां कुछ गड़बड़ उत्पन्न करे। तो गड़बड़ तो वही होगा जहां लोग इकट्ठे हैं। इससे इनको वही बैठना चाहिए। अच्छा ठीक तो वो सन्यास के रूप में ही बैठेंगे वहां हाँ पे सन्यासी के रूप व्यापार में तभी तो उसके पास और सन्यासी आते रहेंगे। एक सन्यासी सामर्थ्यवान सन्यासी जिसके पास बहुत यानी कई लोगों को खिला पिलाने की जो स्थिति हो क्योंकि आश्रम वो होगा इनका। प्रभु तांतेवासी कहा है ना उनके अपने चेले भी होंगे। अपने चेले भी होंगे का मतलब है कि वो सन्यास के रूप में ही मेरे तो समझ में ऐसे आया। तो वो ऐसा ही समझेंगे कि भरे बाजार में उनका जहाँ ज्यादा लोग आते जाते वहां उनका आश्रम रहेगा और हाँ उनके भी सन्यासी चेले वगैरह रहेंगे। हाँ 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 और जो लास्ट वाले हैं उनका नगर के बाहर होगा। हाँ नगर के बाहर होगा और उनका प्रभाव इतना बना है कि वहां लोग जाते रहे। बराबर। ये दूसरा वाला जो है वो उतना प्रभाव वाली बात नहीं है। उसके पास सन्यासी ही ज्यादा आते रहेंगे। अंतिम वाला उसके पास आम जनता आएगी। उसके पास विशेष शक्तियां हैं तो अपने कष्ट दूर करने के लिए आम जनता आएगी। ठीक है अच्छा और जो कोई पुराना अमात्य है और कोई नया अमात्य बनता है तो वो उनको अपने गुप्तचर बताते हैं मतलब राजा को और मंत्रणा को सबको गुप्तचर पता होता है या सिर्फ अमात्य तक ही सीमित रहता है वो। ये समझ में नहीं आया दोबारा पूछना। जैसे कोई गुप्तचर बना दिया है हम्म। तो वो गुप्तचर किस किस को पता होगा सिर्फ उस एक अमात्य को पता होगा या पूरी मंत्रणा राजा सबको नहीं पता नहीं होगा। नहीं वो व्यवस्था होगी कौन किसको सूचना देगा वो सारी व्यवस्था की जाएगी यानी सब सबको नहीं।
कुछ गुप्तचर सीधा राजा को ही बताएंगे। वैसे तो आगे वो व्यवस्था है कि गुप्तचर जो है क्षत्रिय को बताएंगे। क्षत्रिय की व्यवस्था अगले अध्याय में है और क्षत्रिय वापस राजा को बताएंगे। राजा या क्षत्रिय अलग अलग क्षत्रिय है, अलग अलग अधिकारी है। ठीक है, कुछ तो ये कंटक शोधन अधिकारी होता है ना, यानी पुलिस विभाग का जो अधिकारी है। कुछ गुप्तचर उनके पास होंगे, कुछ गुप्तचर सेनाध्यक्ष के पास होंगे। वो अपने अपनी दृष्टि से निगरानी रखते हैं, वो उनको जाकर सूचना देंगे। कुछ गुप्तचर राजा अपने पास रखेंगे, कुछ गुप्तचर मंत्री भी रखेंगे अपने पास। सबके पास अपने अपने होंगे। अच्छा। राजा सभी से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बाकी की अपनी व्यवस्था है। बराबर। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी। और कुछ? चल जी, ये नमस्ते। जी नमस्ते। ये गुप्तचर व्यवस्था में जो नियुक्ति प्रक्रिया की गई है, हम्म, तो ये कि चयन कर ले, फिर उसको प्रशिक्षण करके फिर इन स्थानों पर या इन विभागों में इनको नियुक्त करे राजा। एक हाँ, है कि वो प्रशिक्षण सीधे दे अलग के से नहीं। जाए, फिर उसको चयनित करके फिर करे। ये प्रक्रिया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है इसमें। नहीं, प्रक्रिया तो सीधा है, हर जगह बताया ना। ऐसे व्यक्ति, यानी हर व्यवस्था में कैसे व्यक्ति को चुनना है वो बताया है। ऐसे नजर रखना है, और पहले से ही गुप्तचर चल रहे हैं राज्य में, उनके द्वारा नजर रखे कि इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो। फिर जहां मिला उसको फिर पकड़ लिया, उसको धन सम्मान देके उनको अपने काम में लगा दिया। वो कहीं जी। हो तो वो जानकारी जो पहले से गुप्तचर है उनके द्वारा ही होगा। जी। जैसे कि ये रॉ एजेंसी होते हैं ना आजकल, हाँ, उसमें पहले चयनित करते हैं उन सबको, फिर उसको प्रशिक्षित करके फिर उन्हीं स्थानों पर जगहों पर भेजा जाता है। तो सामान्य लोग या सन्यासी जो भी विशेष बुद्धिमान भी होता है, उनको पता नहीं लगता कि रॉ एजेंसी है नहीं है। वो अभी यहाँ उस प्रकार इन पांचों में वो स्थिति नहीं है। तो ये व्यवस्था मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब हल्का सापन लगता है इसमें। एक गंभीरता जो होना चाहिए लोगों से गुप्त रूप में जो होना चाहिए वो खुला सा लग रहा है यहाँ पे ऐसा। किस प्रकार से मुझे समझ में नहीं आया। इसमें गंभीरता क्यों नहीं है? गंभीरता उस चीज में मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है कि खुलासापन है, जो भी चीज यहाँ नियुक्त किया जा रहा है वो एक प्रकार से कोई भी व्यक्ति पढ़ करके समझ कर करके जान सकता है, लेकिन रॉ नहीं, एजेंसी में जो जैसे व्यक्ति नियुक्त होता है उन्हीं को पता होता है कि मैं कहाँ हूँ। उसमें प्रसर व्यक्ति भी नहीं पता होता ये कहाँ पे है। नहीं, वो ठीक है, अभी गुप्तचर व्यवस्था पूरी नहीं हुई है, आधा ही हुआ है। आप अच्छा। जो बता रहे हैं ना, हम्म। वो अलग है, वो आगे आएगा। ये तो अलग प्रकार के गुप्तचर है। ये अपनी जगह पर टिक के वहां से सूचना देंगे, जो जहां चाहे वहां लगा दिया, बाकी किसी को उसके बारे में पता नहीं। वो अलग प्रकार के गुप्तचर है, उसके बारे में कल करेंगे। ठीक है। जी। पीछे वाला कुछ पूछना था। हम्म, ये कामोपदाह में जो परीक्षण करने के बताया गया, भयोपदाह के में जो बताई गई है व्यवस्था, हम्म, अगर हम एक जिला के बराबर राज शासन एक मोटे तौर पर मानते हैं, हम्म, या उससे ज्यादा कम भी हो सकता है, एक राजा के क्षेत्र परिधि जो भी उसका राज शासन का होगा, हम्म। इतना तो अवश्य जानता होगा ना। अगर आयु से बड़े हैं तो भी जानते हैं कि राजा कैसे है, नहीं है, किस आचरण वाला है। तो नियुक्ति के दौरान ऐसा ये है, सब चीजें परीक्षण करना, वो उसमें कुटिलतापन भी तो आ सकता है सामने वाले जो अमात्य के लिए चयन किया जा रहा है। ऐसा है। पहली बात तो उसका खंडन हो चुका है। दूसरी बात, खंडन नहीं हुआ के पक्ष में ये तो मैंने कल भी स्पष्ट कर दिया कि नियुक्ति की परीक्षण नहीं है ये। वो काम कर रहा है, रेगुलर काम कर रहा है, उस स्थिति में परीक्षण है। उनको ये बताया नहीं जा रहा कि परीक्षण हो रहा। आप इस बात को पकड़ नहीं रहे, इस कारण से आपको ये संशय बना हुआ है। नियुक्ति की समय की परीक्षा हो तब तो बिल्कुल सही आपका प्रश्न है, पर नियुक्ति समय का परीक्षण नहीं है यह।
नियुक्ति हो चुका है, अब उसका परीक्षण चल रहा है ऐसा? हाँ, अब वो भी कब, साल भर बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद, कब, कुछ नहीं पता। उसको तो यही दिख रहा है कि सामान्य चल रहा है। हुँ। वर्तमान समय में एक जो व्यवस्था दिखती है कि कोई व्यक्ति उन्नति करना चाहता है, तो बहुत प्रयास करता है, उनको कोई एग्ज़ाम देना पड़ता है या फलाना करना पड़ता है, टारगेट पूरा करना पड़ता है, ये सब होता है। प्राचीन समय में जिसको उन्नति होना हो, वो स्वयं राजा और व्यवस्था उस पे नज़र रखेंगे, जिसके अंदर योग्यता है, स्वयं उसको उठा के ऊपर ले जाएँगे। ये अंतर स्पष्ट यानी व्यवस्थाओं में दिखता है। इस कारण से अटपटा सा लगता है। वहाँ व्यक्ति को स्वयं प्रयास करने का काम बहुत ज़्यादा नहीं, यानी अपने काम अच्छे से करता रहे वही। बाकी शासन अपने आप उसको ऊपर उठावे, ये ज़्यादा दिखती है। ठीक है? सर। और ये बात स्पष्ट हुई। और दूसरी बात ये है कि राज्य केंद्रित ये सारी व्यवस्था हो रही है ना, हाँ, तो इसमें एक अनिश्चय ये बना रहेगा कि राज शासन व्यवस्था में जब चाहेगा ऐसे व्यक्ति को आगे पहुंचा सकता है राजा, जब चाहेगा उसके अनुकूल नहीं हुआ तो नीचे गिरा सकता है, भले ही वो बुद्धिमान हो, राज्य के लिए उपयोगी हो, इसकी भी लेकिन उसके चर्चाएँ स्वार्थ आगे राजा। होंगे। जी। इसकी भी चर्चाएँ आगे आएँगी। जी। ठीक है। ठीक ये है। बात तो बिल्कुल सही है कि राजा कुछ भी मनमानी कर दे, किसी को भी अपने ऊपर उठावे, किसी भी अयोग्य को मंत्री बना दे, वो तो उनकी इच्छा है, राजा के अधिकार है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, ऐसा क्यों नहीं करते, कुछ तो चर्चा हो ही चुकी है। अयोग्य को ऊपर लाएंगे, उनके पास दायित्व है, वो व्यवस्था किसका बिगाड़ेगा? राजा का ही तो बिगाड़ेगा। हाँ जी। तो नुकसान स्वयं को होगा, जी। तो वो अपने नुकसान क्यों करावे? लेकिन केवल अपने स्वार्थवश करा लेता है ना। करा देगा तो डूब जाएगा, करा देगा तो डूब जाएगा, दूसरा कोई अच्छा बन जाएगा जो योग्य है। जैसे उदाहरण पर मुझे अभी जैसे समझ में आया था, व्यक्ति केंद्रित जो संस्था होती है ना आजकल, वहाँ किसी नहीं, को नियुक्त किया, पूरी मन किया, हटा पू- दिए, तो पूरी ऐसे ऐसी तरह चीज वहां पर भी संभावना है। पूरी तरह व्यक्ति केंद्रित नहीं है। राजा कोई भी निर्णय करता है तो मंत्रिमंडल में पूरा चर्चा करके करता है, और पूरे जी। मंत्रिमंडल के निर्णय को एक तरफ करके यदि वो निर्णय लेवे और मंत्रिमंडल ये कन्विंस नहीं है, तो राजा के प्रति समर्पित होकर काम नहीं करेगा। वो पूरा शासन तंत्र जो है वो चरमराया जाएगा। इतना सरल जी। नहीं है वो, ताल में बिठा के ही चलना पड़ेगा राजा को। बहुत जी। ज्यादा योग्य है, जिसका बहुत इतना भयंकर प्रभाव है, जैसे कुरुवंश हो या कुछ रघुवंश हो, जहाँ राजा इतना ज्यादा योग्य होता था, इतना प्रभावशाली होता था, उनसे कोई प्रश्न नहीं कर सकते, वहां की बात अलग है। एक सामान्य राजा के लिए सबका यानी सबको नजरअंदाज करके अपने मनमानी कर दे, वो संभव नहीं है। जी। एक और प्रश्न 9वां अध्याय में से अमात्य संपत्ति में पहला सूत्र जो है, जी। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि उनके गुणों के ऊपर ज्यादा केंद्रित हुआ है, हम्म, लेकिन जो ये पठन पाठन की व्यवस्था है कि 4 वेद हो, 3 वेद ऐसा पढ़ा हुआ अमात्य होना चाहिए, मंत्रिमंडल होना चाहिए, उस पे इनकी व्यवस्था ऐसा केंद्रित नहीं दिख रही, तो इसमें इन दोनों में क्या अंतर है? करने के लिए जो विद्या आवश्यक है वो होना चाहिए, और जो उच्च पद में हो तो दर्शन तो पढ़े हुए होने ही चाहिए, यानी वेद वेदांग तो पढ़े हुए होने ही चाहिए। प्रज्ञा एक ही शब्द है, उसके अंदर वो सब आ जाएंगे। मतलब सीधा सीधा कथन नहीं है ऐसा, बस प्रज्ञा नहीं, गणोत्तर भी हो प्राज्ञ जो सकता है कहा है और। ना, जी। प्राज्ञ जो कहा है उसका मतलब विद्वान है, जी। उसके अंदर सब आ गया। उस पद के लिए जो जो योग्यताएं होनी चाहिए, जैसे सेनापति बनना है तो
वो विधिवत क्षत्रिय होना चाहिए जहाँ उनको वेद अध्ययन अनिवार्य है, या और भी कोई क्षत्रिय अधिकारी बने उनका वेदाध्ययन अनिवार्य है। उसके अतिरिक्त अनेक विद्याएं उनको आना चाहिए जो कि उनके अपने काम से संबंध रखते हैं। उन सबको लेकर ये प्राज्य शब्द है। जी, मतलब प्राज्य को अगर संज्ञा पर रख लेते हैं, अगर बुद्धिमान इस अर्थ में ना लेकर संज्ञा पर रख लेते तब तो अर्थगत हो जाता है जो आप बता रहे हैं। संज्ञा की क्या आवश्यकता है? संज्ञा मतलब इन शास्त्र के विद्वान ऐसा करेगा। प्राज्य शब्द जो है प्रज्ञादिव्य से स्वार्थ में अण है। प्रज्ञ जी। ये शब्द है मूल रूप से प्रकृष्टे न जानाति। ठीक है, तो वो तो राजनीति विषय को प्रकट रूप से जान सकते, उसी शास्त्र पढ़ कर आ सकते हैं। नहीं ऐसा कोई बताया नहीं ना कुछ भी, ये क्या जाने ये नहीं बताया। नहीं बताया वही तो व्याख्यान करना होगा। और शास्त्रों से जो आता है, मनुस्मृति से आता है कि द्विज के लिए वेदाध्ययन अनिवार्य है, जी। तो वो तो होना ही चाहिए। जब कुछ बताया नहीं है तो कल्पना वो करो जो शिष्टों के अनुकूल हो, अपने मनमानी नहीं। ठीक है। जी। एक ये व्यवस्था जानना था। हम्म, जो राजा होते हैं, हम्म। प्रश्न प्रश्न में दीजिएगा, बोल रहा हूँ प्रश्न, 1-2 मिनट। आचार्य जी कल पूछूंगा ये प्रश्न, अभी रहने देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर अब 10 मिनट है तो यही विराम दे देंगे। कल आगे विषय, ये नाम वगैरह थोड़ा सा ये एक प्रकार से स्मरण हो या मुंह पे चलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें बार बार आती, जैसे सत्री शब्द कई बार आ चुका है, तो ये शब्द कई बार आ सकते हैं, तो थोड़ा सा इनसे अपना परिचय बढ़ाना होगा। ठीक है, बाकी ओंकार करेंगे। हो। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्ते जी, धन्यवाद। सबको धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।